वहाँ पर जो जनश्रुति है वो इस तरह की बनी हुई है। अब आप देखिए, जगमोहन मीणा को दौसा से उतारना, दौसा भी जनरल सीट है और ओपन कैटेगरी की सीट है, और देवली उनियारा जहां से हरीश मीणा थे तो कांग्रेस ने एसटी चेहरा वहां से उतारा था, वो भी ओपन सीट है देवली उनियारा। ये जो दो कास्ट का कॉम्बिनेशन बैठता है वो कांग्रेस को अब तक सूट करता था, लेकिन उस चीज़ को पहले झपटने की कोशिश बीजेपी ने की है जगमोहन मीणा का टिकट दौसा से देकर के, और राजेंद्र गुर्जर को टिकट दिया गया है। लेकिन विजय बैंसला की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, क्या विजय बैंसला पूरी तरीके से सहयोग करेंगे? हालांकि कहते तो यही आए हैं कि जिसे भी टिकट दिया जाएगा उसे सहयोग किया जाएगा, उनकी भी दावेदारी थी। यहाँ से बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर की दावेदारी थी। यहाँ से पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी यहाँ पर पिछले दिनों लगातार सक्रिय थे। गजेंद्र सिंह खींवसर से, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात की थी। उन्हें पार्टी में उपाध्यक्ष का दायित्व भी मिला हुआ है और क्षेत्र में भी लगातार काम कराते रहे, चाहे हॉस्पिटल सैंक्शन कराना हो। और इसी के साथ आप देखिए सीमा बैंसला जो विजय बैंसला की बड़ी बहन है, उनका भी नाम यहाँ से चर्चा में था और बीजेपी की तरफ से टिकट की दावेदारी में था। लेकिन अब कांग्रेस क्या करेगी? क्या नमो नारायण मीणा, क्या रामनारायण मीणा जैसा कोई सॉफ्ट चेहरा, क्या कोई और संभावित चेहरा, क्या नरेश मीणा जैसा चेहरा, जैसा कि राजेंद्र जो प्रहलाद गुंजल हैं वो अपनी तरफ से बात कह चुके हैं और अपनी तरफ से पैरवी किए जाने की दावा वो कर चुके हैं। सवाल कांग्रेस के लिए अब ये है कि आपके सामने जाजम साफ हो गई है 84 के अलावा बाकी सभी सीटों पर, तो अब आप किस स्ट्रेटजी के साथ में जा रहे हैं? सलूंबर में आप देखिए शांता देवी को उतारना एक चौंकाने वाला नाम जरूर है, लेकिन प्रीति मीणा को दिया जाए, अविनाश को दिया जाए जो उनके पुत्र पुत्री हैं अमृतलाल मीणा के, या फिर पत्नी को, तो पार्टी को ये लगा कि ज्यादा सिंपैथी वोट हम लगातार दर्शकों को ये बता रहे थे कि बीजेपी परिवारवाद के आरोप लगाती रही है कांग्रेस पार्टी पर, लेकिन क्या इसे परिवारवाद कहा जाए या इसे सहानुभूति की लहर पर सवार होने की बात कही जाए? अगर राजसमंद का जब उपचुनाव था वहां से दीप्ति माहेश्वरी को, जो किरण माहेश्वरी की पुत्री है, उन्हें टिकट दिया गया, वो नजदीकी मुकाबले में जीत गई तकरीबन 5400 से ज्यादा वोट से। उसके बाद में जब 2021 में उपचुनाव आया वल्लभनगर और धरियावद का, तो धरियावद में गौतम मीणा के निधन से जो सीट खाली हुई, वहां उनके पुत्र कन्हैयालाल मीणा को टिकट नहीं देकर खेत सिंह मीणा को, जो पूर्व में सरपंच रहे हैं, पार्टी के जनसंघ के समय से पुराने कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति लॉयल रहे हैं, उनको टिकट दिया। पार्टी ने एक नया प्रयोग किया कि हम सिंपैथी नहीं, हम संगठन के आधार पर जाएंगे, लेकिन वो संगठन के आधार की बजाय आप उस सीट को खो गए और वो नागराज मीणा उस सीट पर जीते कांग्रेस के। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि तब बीएपी भी वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी धरियावद में, तो इसलिए पार्टी सलूंबर में फूंक कर कदम रख रही थी और यही कारण कि पार्टी ने, लेकिन क्योंकि ये हम जो जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो देवली उनियारा का जिक्र हो, सलूंबर का हो, सलूंबर के लिए एक सवाल है, लेकिन उससे पहले क्योंकि अब कांग्रेस को उम्मीदवार चयन करना है, टोंक में देवली उनियारा में क्या सचिन पायलट का जो प्रभाव है वो नजर आएगा जो प्रत्याशी घोषणा होगी उसमें? सचिन पायलट का प्रभाव भी नजर आएगा और उनके वीटो का असर भी दिखेगा। दरअसल सचिन पायलट टोंक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, हालांकि टोंक से उनका दूसरा चुनाव यह है और देवली जो सीट है वो टोंक से लगती हुई सीट है। हरीश मीणा भी उनकी पसंद का टिकट थे। ऐसे में कोशिश यही होगी कि सचिन पायलट अपनी पसंद के चेहरे को टिकट दिलाएं और अपने असर का यहाँ पर इस्तेमाल करें, क्योंकि वो जो इन्फ्लुएंस रखते हैं उनके इन्फ्लुएंस वाले वोट यहाँ पर बड़ी संख्या में हैं। तो अगर कोई 3 से 4 जातियों का कॉम्बिनेशन किसी प्रत्याशी को मिल जाता है सपोर्ट में, तो वो उस पार्टी के बढ़त का एक बड़ा आधार बनती है, जीत की गारंटी भी कही जा सकती है। और इसी के साथ देखा जाए झुंझुनू में पार्टी ने फिर एक बार नया चेहरा या कहें नया प्रयोग करने की कोशिश की है। 2018 का जब चुनाव था, राजेंद्र भांबू को टिकट दिया गया। निशित चौधरी, जो पहले नीतीश चौधरी उर्फ बबलू के नाम से जाने जाते थे, वो बागी खड़े हुए। उनके बागी खड़े होने के चलते राजेंद्र बाबू हार गए। फिर ब्रजेंद्र ओला जीते। फिर 2023 की बारी आती तो निशित चौधरी पर पार्टी ने दाव लगाया और राजेंद्र बाबू बागी खड़े हो गए, और फिर ब्रजेंद्र ओला को बढ़त मिल गई। अब राजेंद्र बाबू को पार्टी ने टिकट दिया है, लेकिन क्या निशित चौधरी एक बार फिर से बागी खड़े होंगे?
क्योंकि उनके टिकट जब 2023 में तय हुआ था तब भी बताया जाता है कि दिल्ली में बैठे बड़े पदधारी नेताओं का, बड़े पदधारी प्रतिनिधियों का उनको समर्थन था और उनकी सिफारिश पर ये टिकट दिया गया था झुंझुनू का, लेकिन वो उस मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए जैसी पार्टी को अपेक्षा थी। हालांकि पैसा खर्च करने में निशित चौधरी और राजेंद्र भांबू दोनों ही पीछे नहीं थे, लेकिन जो ओला परिवार का असर था, ओला परिवार का जो संपर्क और दखल था, वो वहाँ लोगों के बीच शीशराम ओला के समय से है। ब्रजेंद्र ओला भी संपर्क सतत और जीवंत रखने की कोशिश करते हैं। हालांकि झुंझुनू के लोगों के बीच में ये चर्चा है कि ओला जी पैसा खर्च कौन करें, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन कई चुनाव केवल पैसे खर्च करने का ही समीकरण नहीं होता। चुनाव में आप लोगों से कितना मिलते हैं, कितना उनकी ग्रीवेंसेस सुनते हैं, कितना उन पर काम करवा पाते हैं, कितना आप लोगों के जन्म मरण परण में जाते हैं, इन सभी चीज़ों का असर होता है। और अब आकांक्षा ओला या अमित ओला, जो ब्रजेंद्र ओला के पुत्र और पुत्रवधू हैं, उनके ऊपर पार्टी दाव खेल सकती है। हालांकि आकांक्षा ओला दिल्ली में भी एक चुनाव लड़ चुकी हैं, मूल रूप से दिल्ली उनका पीहर रहा है। तो अब सवाल ये कि क्या दिल्ली के बाद अब पार्टी यहाँ भी उनको प्रत्याशी के रूप में उतार सकती है, ये एक सवाल पार्टी के भीतर ही चर्चा का विषय बना रहता है। इसी तरीके से आप देखेंगे सुखवंत सिंह जो रामगढ़ से हैं, चेहरा 2018 में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन वो पार्टी के टिकट पर लड़ा। 2023 में टिकट नहीं मिला। जब जय आहूजा को बीजेपी का टिकट मिला तो वो बागी हो गए, आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर ली और उसके टिकट पर आ गए। ठीक है, बिल्कुल शशि मोहन, आपके पास मैं लौटूंगी दोबारा से, और हमारे सहयोगी झुंझुनू से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। क्योंकि राकेश, आपसे सवाल, क्योंकि अब राजेंद्र भांबू को वहां से प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है,